नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए काउंटिंग। नगर परिषद में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। राज ठाकरे की मनसे का पत्ता साफ, एक भी सीट नहीं आई मनसे के हाथ। उद्धव की पार्टी को मिली मात्र 8 सीटें। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर बढ़त बनाई है। शिवसेना और 9 और शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 5 और एनसीपी 3 सीटों पर जीत की दिशा में आगे बढ़ रही है। अन्य 2 सीटों पर बढ़त बनी हुई है, जबकि एमएनएस को कोई सीट ही नहीं मिली। वहीं नगर परिषद चुनाव में बीजेपी सबसे आगे है। 94 सीटों पर बढ़त दर्ज की गई है। शिवसेना 43 और शिवसेना यूबीटी 8 सीटों पर आगे है। एनसीपी 33 और एनसीपी एसपी 10 सीटों पर जीत की ओर है। कांग्रेस 29 और अन्य 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एमएनएस किसी भी सीट पर बढ़त में नहीं है। तो बड़ा अपडेट, जहां महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों की मतगणना रविवार सुबह 10 बजे से जारी है। आज शाम तक राज्य की 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजे सामने आएंगे। चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमबीए के बीच बना हुआ है। शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन करीब 150 सीटों पर आगे चल रही है। एमबीए अभी 50 सीटों से नीचे है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव 2 चरणों में हुए थे और आज उसके नतीजे आने हैं। इसे लेकर मतगणना जारी है। 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजे आज शाम तक साफ हो जाएंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। बता दें कि अभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए काउंटिंग हो रही है। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हुई और आज शाम तक ये मतगणना होगी। लेकिन इस बीच महायुति आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है 200 सीटों पर। तो वहीं धुले की डोंडाईचा नगर परिषद और सोलापुर की उंगर नगर पंचायत में अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ सतीश रूपवते जुड़ गए हैं। सतीश, सुबह से ही मतगणना जारी है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महायुति यहाँ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मतगणना को लेकर? देखिए, 286 सीटों पर महाराष्ट्र में ये चुनाव हो रहा था और इसको चलते जो महागठबंधन है बीजेपी का, अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, इनका जो माहौल है वो काफी अच्छा है। अभी तक सभी सीटें यानी कि 122 सीटों पर अभी तक महागठबंधन आगे था और 200 सीट अभी तक लगभग जीत गई है और बीजेपी की ओर से 187 जो सीटें हैं वो अकेले बीजेपी ने जीत ली है। इसी को लेकर अभी जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर चलते पड़ रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। पूनम, बिल्कुल सतीश, कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां महायुति दलों की ही पार्टियों में फ्रेंडली फाइट देखी जा रही है। कौन कौन सी सीट्स हैं? जी, ऐसा जैसे देखा जाए तो पालघर है, पुणे है और जो अकोला है वहां पर भी जो पार्टी है वो सीधी तौर से देखा जाए तो बीजेपी को नाकार दिया है उन लोगों ने। और जैसे कि जो अजित पवार गुट है या शिंदे गुट है उसको ज्यादा से ज्यादा वो प्रभावित होकर उन्होंने उनको मतदान किया है। पूनम, बिल्कुल सतीश रूपवते, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो महायुति पार्टी है, कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया उनकी किस तरह से सामने निकल कर आ रही है जीत को लेकर? जीत को लेकर बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो काम किया है उसका जो मुबादला है वो गवर्नमेंट ने या मतदाताओं ने दिया है और इसी को लेकर हम अभी जो आगे की रणनीति है, आगे का जो अच्छा काम है लोगों के लिए करेंगे और लोगों को
ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्या हल करे, ज्यादा से ज्यादा समस्या उनकी सॉल्व करे, इस पर हम ध्यान देंगे और बिल्कुल, चलिए लोगों ठीक है का मन सतीश, जीतेंगे। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। किराया बढ़ने से देश भर के रेल यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। रेलवे ने छोटी दूरी की यात्रा करने वालों को यानी 215 किलोमीटर तक के सफर पर किराया नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं लोकल ट्रेन मंथली पास में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस नॉन एसी और एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शीतलहर और ठंड के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना भी जताई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने वीबीजी रामजी बिल में किए गए बदलावों को सकारात्मक बताते हुए कहा कि अब कामगारों को 100 के बजाय 125 दिन रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना में आजीविका मिशन को भी शामिल किया गया है, जिससे कई नए जगहों पर रोजगार सृजित होंगे। पहली बार 100 के बदले 125 दिन सभी कामगारों को रोजगार का मौका मिल रहा है। दूसरा, आजीविका मिशन को इसमें जोड़ दिया गया है। इससे बहुत सारे नए स्थानों पर रोजगार मिलेगा। तीसरा जो एक बड़ा लाभ हुआ है कि एक महीने का 2 महीने का समय इसको रोक दिया गया है, क्योंकि यह किसानों की समस्या रहती थी कि जब किसानों के बुआई का कटाई का समय होता था उस समय लेबर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि सब मनरेगा वाली योजना चाहे अब जी राम जी योजना में लगे रहते थे। इसलिए ये तीनों परिवर्तन बहुत ही अच्छा है, देश हित में है, किसानों के हित में है और जिनको रोजगार की जरूरत है उनके हित में यह कानून है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर पूर्व सीएम हरीश रावत का एआई जनरेटेड वीडियो शेयर होने के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राजनीति में सच की कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने बीजेपी से राज्य की जनता से माफी मांगने और वीडियो तुरंत हटाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वीडियो हटाया नहीं गया तो वो बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और साइबर क्राइम के तहत भी मुकदमा करेंगे। मैं हमेशा राजनीतिक सौहार्द का पक्षधर रहा हूं, उसका अनुपालन किया है, मगर भाजपा लगातार झूठे नरेटिव गढ़ने की कोशिश में मुझ पर प्रहार करती है। 2017 में भी झूठ बोला और फिर 2022 में झूठ बोला, अब 2027 में भी मेरी राजनीति पर एक झूठ के सहारे प्रहार करने की कोशिश हो रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावों में सकारात्मक मुद्दों के बजाय घुसपैठ जैसे विषयों पर डर की राजनीति करती है और इस रणनीति के जरिए लोगों को प्रभावित कर वोट हासिल करती है। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा निगेटिव मुद्दों पर को लेकर के चुनाव में जाती है। बंगाल में चुनाव है, बिहार में भी चुनाव था, कभी पॉजिटिव मुद्दे पर वो गई नहीं कि हमने इतने वर्षों में क्या काम किए, जनता के लिए हमने कौन सी योजनाएं लाई और जिसके कारण जनता के इतने प्रतिशत लोगों को जो है लाभ हुआ। वो हमेशा निगेटिव पॉलिटिक्स करती है, घुसपैठियों का डर की राजनीति कराती है। घुसपैठिया ये सब करके उन्होंने चुनाव में ऐसा नैरेटिव फैलाया कि हिंदू मुस्लिम हो गया और लोग डर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए। लेकिन कहाँ है घुसपैठिया? कोई सूची जारी हुई? कितने डिटेंशन सेंटर भेजे? कितने लोगों को उनके देश वापस भेजे?
तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव प्रचार करने का तरीका है। 5 साल तक लफेबाजी करती है और जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करके लोगों के दिलों में डर पैदा करती है और ये डर पैदा करके वो वोट अपने पक्ष में कराने में सफल होती है। अगली खबर का रुख करेंगे। एसआईआर की जेडीयू नेता राजीव रंजन ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए बिहार में काफी अच्छा काम हुआ है। जहां तक घुसपैठ का सवाल है, इस देश में 1955 का नागरिकता अधिनियम ये तय करता है कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं है और जो गलत तरीके से भारत में निवास कर रहे हैं, उनके खिलाफ गृह मंत्रालय समय समय पर कार्रवाई करता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए मुश्किलें जरूर हैं। निवास कर रहे हैं और यहाँ देखिए एसआईआर के जरिए बिहार में काफी अच्छा काम हुआ है। जहां तक घुसपैठ का सवाल है, इस देश में 1955 का नागरिकता अधिनियम ये तय करता है कि जिनके पास वैध कागजात नहीं है, जो भारत में गलत तरीके से निवास कर रहे हैं और यहाँ की सुविधाएं ले रहे हैं, उनके खिलाफ गृह मंत्रालय समय समय पर कार्रवाई करता है और उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो निसंदेह ऐसे लोगों के लिए मुश्किलें जरूर हैं। तो वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में नगर निगम कार्यालय में आयोजित बीजेपी नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये केरल की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने अपने और कार्यकर्ताओं के पिछले 45 सालों की कोशिशों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से जीत हासिल हुई है। Proud because this was the movement Kerala was waiting for. This is the beginning of the massive change in Kerala politics. We have won with our Karyakartas taking tremendous efforts for last 45 years without getting frustrated. So we have done it tremendous, and today is a victory day, and we will definitely I wish all people happy Christmas. खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि घुसपैठियों के नामों की जांच एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में घुसपैठी देश में आए हैं और कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। प्रियंका वाड्रा माइनॉरिटीज की बात करिए, जब सीए लाया गया था तो प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, इनकी माता सोनिया गांधी जी हो, तीनों को तीनों विरोध कर रहे थे सीए का, जो कि इन्हीं माइनॉरिटीज के पक्ष में था। अगर माइनॉरिटीज का कुछ होता है तो उनको यहाँ पर नागरिकता का अधिकार मिले, तब ये सबके सब सीए के विरोध में खड़े थे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र को गंभीरता से देखना जरूरी है। मनोज झा ने केंद्र सरकार से तुरंत सक्रिय पहल करने का आग्रह किया। ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि बांग्लादेश का घटनाक्रम चिंता का विषय है। जब तख्त पलट हुआ वहां, तब भी हमने ये कहा था कि हमारी नजर वहां के डेवलपमेंट पे होनी चाहिए थी। ऑलमोस्ट वी वर टेकन अबैक जिस तरह से चीजें हुई। दक्षिण एशिया के इस भूखंड को बहुत गौर से, संजीदगी से देखने की जरूरत है और मैं अपनी सरकार से उम्मीद करूंगा, आग्रह करूंगा, फौरी तौर पर कुछ प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स लिए जाए, क्योंकि देखिए इस भूखंड का चरित्र अद्भुत है। इसका परिणाम क्या होता है, इस तरह की चीजें मैं समझता हूं बांग्लादेश तो अराजकता के ढेर पर बैठा हुआ है और ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने अरावली मामले में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अरावली को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अशोक गहलोत चिंता जताने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। केंद्र और राजस्थान की सरकार पहले ही इस मामले को लेकर कटिबद्ध है। सरकार कटिबद्ध है और ये अरावली को लेकर अशोक गहलोत जी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर चिंता के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार कटिबद्ध है अरावली के संरक्षण के लिए पहले से ही,
केंद्र और राजस्थान की सरकार कटिबद्ध है और ये फैसले का जो आधार है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, ये 2002 की अरावली की वो परिभाषा है जो 1968 के लैंड रिफॉर्म्स के आधार पर अशोक गहलोत जी की कैबिनेट ने स्वीकार मंजूर की थी। गहलोत साहब के खुद के कार्यकाल में 700 से ज़्यादा उन्होंने पट्टे जारी किए। ये तो उल्टे बांस बरेली को जाने वाली बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब जब कलई खुलेगी तो सारी बात सामने आ जाएगी। अशोक गहलोत जी को मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना चाहिए, मैं आपके माध्यम से ही कह रहा हूं। तो वहीं बिहार के भोजपुर जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह शाम का बर्फ मिट गया है और तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। डीएम तान्या सुल्तानिया ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। मौसम विभाग के अनुसार 23 दिसंबर तक ठंड और कोहरे से राहत की संभावना नहीं है। मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आज और कल के लिए भोजपुर में रेड अलर्ट भी है। उसको लेकर सभी प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है। अलाव की व्यवस्था है, हमारा रैन बसेरा है, आपातकालीन नंबर भी हम लोगों का दिया गया है। कंबल वितरण भी हम लोग जल्द शुरू करेंगे और हम लोग स्कूल के टाइमिंग और उसके रखरखाव आंगनवाड़ी प्री स्कूल में भी आज आदेश निकालने जा रहे हैं। उसको रेगुलेट करने के लिए मेरी सभी भोजपुर जिलावासियों से ये अपील रहेगी कि सभी जो आपदा विभाग के मानक SOPs हैं उसका पालन। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सीधे रुख करेंगे खबरों का, जहां कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी बेटी को बिहार में असुरक्षा महसूस होती है तो झारखंड सरकार उनके लिए प्रावधान कर सकती है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मर्यादा भंग करने वाला बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए संबंधित महिला को झारखंड आने का आमंत्रण दिया गया है। मंत्री ने कहा तो स्वाभाविक तौर पे हम प्रावधान, किसी के लिए भी प्रावधान बन सकता है। अगर वो बेटी बिहार में नौकरी नहीं करना चाहती, बिहार में उनको ये भी खौफ है, डर है कि हम नौकरी करेंगे तो फिर मेरी मर्यादा भंग होगी, क्योंकि जिस प्रकार संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नीतीश कुमार सरेआम उस बहन की मर्यादा को भंग करने का काम किया, तो हम तो यही कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलने निकले हैं, ये राहुल जी ने कहा है। और उसी मोहब्बत की दुकान के कारण हमने उनको आमंत्रित किया है, उस बहन को, कि आप झारखंड आओ, प्रावधान बनाया जाएगा। तो वहीं मोतिहारी जिले के सुगौली नगर पंचायत में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए ओपन जिम लगाए जा रहे हैं। नगर के 10 चिन्हित स्थानों पर ये सुविधा विकसित की जा रही है, जिसकी शुरुआत थाना परिसर से हो चुकी है। यहाँ करीब 20 अत्याधुनिक फिटनेस उपकरण लगाए गए हैं, जिससे लोग सुबह शाम व्यायाम कर सकेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पार्क नहीं है, पार्क नहीं है तो ओपन जिम का मतलब होता है जो अपने आकर यहाँ पर जिम करें, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। तो अभी नगर में 10 जगह लग रहे हैं। 10 जगह लगने के बाद उसका क्या रिजल्ट आता है आम जनता की तरफ से, उसके बाद इसको और बढ़ाया जाएगा। 10 जगह की आपने बात की है, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे थाना में देखा जा रहा है, और 2-4 जगह का नाम बताया जाए जो प्रमुख जगह हो। देखिए, एक तो स्टेडियम में लगा है जी, थाना हो गया, लाल मदरसा हो गया, 20 नंबर पोखरा पर हो गया, एक आपका विश्वपुरा चौक पर हो गया, एक पांडे टोला हो गया, ऐसे करके मैं 10 से हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन के पहले शहीद खरगेश्वर तालुकदार का प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
तालुकदार की मौत 10 दिसंबर 1989 को हुई थी। यह आंदोलन विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ 6 सालों तक चला था, जिसमें 860 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस स्मारक का उद्घाटन इसी महीने की शुरुआत में किया गया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा सहकारी सम्मेलन और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। साथ ही कहा कि एमपैक्स के उन्नयन के लिए 800 से ज्यादा नवगठित एमपैक्स को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। एमपैक्स ने प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है। और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। प्रदेश के अंदर वहीं सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और विनोद कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात हैं। उन पर बेंगलुरु की एक कंपनी से रिश्वत के रूप में 3 लाख रुपए लेने का आरोप है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में दुबई की एक कंपनी भी शामिल है। सभी पर आपराधिक साजिश, रिश्वतखोरी आदि के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश के तहत नियमित रूप से भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में लिप्त रहे। वो इन कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उनसे रिश्वत अनुचित लाभ दे रहे थे। हरियाणा की पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 4 कुख्यात शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिससे किसी बड़ी वारदात की साजिश का संकेत मिला है। जांच में फिरौती और बड़ी आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई। पुलिस के मुताबिक अम्बाला एसटीएफ को भरोसेमंद खुफिया जानकारी मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटर्स किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसी इनपुट पर एसटीएफ टीम ने जीटी रोड पर उमरी इलाके के ले बाय पर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर ली। इसी दौरान 4 आरोपियों को पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मधेपुरा में राजकीय गोपाष्टमी महोत्सव 2025 अब आस्था और संस्कृति के बजाय प्रशासनिक लापरवाही और कथित बंदरबाट को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। मंच पर स्थानीय गायक के रोने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की संवेदनहीनता, अधिकारियों की गैर मौजूदगी और स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा पर गंभीर आरोप लगे हैं। 25 लाख के बजट समिति कलाकार के चयन और बार बार एक ही कंपनी को टेंडर मिलने को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है, जबकि प्रशासन की चुप्पी लोगों की नाराजगी को और बढ़ा रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए टीआरपी न्यूज़।